हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, केमिकल फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट। मैं आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त लाइन लेके आया हूँ। देखिए, हमको अगर चुनौतियाँ स्वीकार करनी है तो उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, और अगर हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस तुम एक प्रयास तो करो। तो एक प्रयास से शुरुआत होता है दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना अध्याय 9, जो कि कक्षा 9वीं का एक अध्याय है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है आपके बुक में। हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय 8 में पढ़ा था, जो रासायनिक आबंधन है, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं, है ना। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं? आपस में क्रिया करके तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना रहा है? दोनों मिलकर के यौगिक बना रहा है जल। ये यौगिक तत्वों के परमाणुओं की निश्चित संख्या के आपस में संयोग से बनते हैं। निश्चित संख्या के आपस में संयोग, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, वो कितना होता है? सदैव देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, 2 दूनी 4 है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और ये 16 एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 2, तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पर हो गया 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो 1:8 के अनुपात में ही हमेशा ये क्या करता है? संयोजन करता है। इसका अनुपात का मात्रा नहीं बदल जाता है ना। यहाँ पर हम पानी, शक्कर, खाने का सोडा इत्यादि पदार्थों का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं, जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित मात्रा में मिलने से बने। हमने पहले भी सूत्र कैसे बनते हैं सीखा। इसके पहले वाला जो रासायनिक आबंधन में बहुत सारे सूत्र जो बने, वो कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखा। आइए हम यौगिक सूत्रों को और विस्तार से समझते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र। सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, ये हमारा टॉपिक है ना। फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, जो सहसंयोजी यौगिक है, उनके सूत्र हम लोग देखते हैं। सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था। सहसंयोजी यौगिक क्या होता है? जो साझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, साझेदारी के द्वारा जो बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, वो सहसंयोजी यौगिक होता है। दो विपरीत आयनों को मिलकर के जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हमने विभिन्न सहसंयोजी यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया आदि बनने वाले बंध के बारे में सीखा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु क्या करता है? अणु में एक कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणुओं के 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। देखो, कार्बन जो होता है, कार्बन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है इसका 6, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? 2, 4, है ना। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 6। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है कार्बन के अंतिम कोष में देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गया, है ना। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया अंतिम कोष में। अब ये वाला जो है कार्बन का परमाणु, ये इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। तो अब देखो, कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कार्बन का भी यहाँ पर क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया।
वैसे ही ये ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी क्या हो गया स्टक पूर्ण हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये क्या बन गया CO2 बन गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। आगे इसी के बारे में बताया गया है। और जैसे CO2 बना, क्यों बना, क्योंकि देखो इसको कितना चाहिए, साझेदारी इसी में हो सकता है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, और इसको भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों 4 का साझेदारी करके बना लिया। CO3 का निर्माण नहीं हो सकता, CO3 का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, वो असंभव है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है इस टॉपिक के अंदर में। मतलब कि क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु क्या होता है, हमेशा एक निश्चित मात्रा में ही संयोग करते हैं ना, तब यौगिक का निर्माण होता है। इसके माध्यम से ही बताया गया है। अब सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार के बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार, ध्यान से देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं इसको, है ना। मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। तो इसको देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के परमाणु भार से यौगिकों के अणुभार की गणना की जा सकती है। तत्वों के परमाणु भार के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यौगिक के अणुओं के अणुभार की गणना कर सकते हैं, क्योंकि अणु भी तो परमाणु से मिलकर बना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि यौगिक का अणुभार उनके सभी घटक परमाणु भारों का योग होता है, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है ना, पानी का एक अणु का निर्माण करता है। यदि हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुभार, देखो यहाँ पर हम लोग को H2O का अगर निकालना है, मान लो जल का निकालना है अणुभार, ठीक है, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी इसका 1 होता है। वैसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार होता है 16। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है, तो 2 एकम 2 प्लस यहाँ पर 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, 16 को 1 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये हो गया 2 एकम 2 हो गया, 16 एकम 16, 16 2 18 यूनिट जो होगा इसका अणुभार होगा H2O का। वैसे ही यहाँ पर SO2 का अणुभार निकाल के बताया गया है SO2। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात होना अति आवश्यक है। सल्फर जो होता है ना, सल्फर का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार होता है इसका 32। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार होता है 16, है ना। तो देखो यहाँ पर कितने, ये 16 होता है एक सल्फर का, 16 होता है एक सल्फर का परमाणु भार, तो एक ही सल्फर का परमाणु है यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन का ये 16 लिख दिया यहाँ पर, अणुभार इसका होता है सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है ऑक्सीजन परमाणु, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 32 एकम 32 हो गया, प्लस 16 दूनी 32 हो गया, 32 प्लस 32 64 यूनिट क्या होगा इसका अणुभार होगा। SO2 का अणुभार क्या होगा, 64 यूनिट, है ना। तो इस प्रकार से निकलता है ना। अगर हम लोग नाइट्रोजन का अणुभार निकालें, नाइट्रोजन मतलब N2 का अणुभार निकाले, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 मतलब 28 यूनिट इसका क्या होगा, अणुभार होगा नाइट्रोजन अणु का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या निकाला जाता है, सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार निकाला जाता है। आयनिक यौगिकों को मिलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, देखो सोडियम क्लोराइड का हम लोग निकालेंगे, है ना। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है, आणविक सूत्र संभव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्योंकि ठोस आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते। अब ये ठोस आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड के बारे में पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा वीडियो को तो जा करके तुरंत से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि आयनिक यौगिक है सोडियम क्लोराइड और कैसे उसका निर्माण होता है ना। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, आणविक
मूलानुपाती सूत्र हम लोग निकालते हैं सोडियम क्लोराइड का। देखो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड है ना, तो इसका मूलानुपाती सूत्र है। विभिन्न आयनिक यौगिकों को इन सूत्रों द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भार ज्ञात करते हैं। इसका भार हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अगर भार ज्ञात करना है तो यौगिक जिन परमाणुओं से बने उन परमाणुओं का हम लोग का परमाणु भार ज्ञात होना आवश्यक है। जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम का हमारा परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का होता है, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार होता है 23। क्लोरीन का होता है हमारा 17 परमाणु क्रमांक, 35.5 होता है परमाणु द्रव्यमान इसका, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोनों का टोटल? देखो एक ही सोडियम है तो 23 प्लस एक ही क्लोरीन है 35.5, तो कितना हुआ? 23 और 35 68.5 यूनिट, है ना, 68.5 यूनिट। ठीक है, इकाई द्रव्यमान इसका सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो आगे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यदि कार्बन परमाणु का भार कितना दिया है? 12 यूनिट। कार्बन परमाणु का भार दिया है 12 यूनिट, है ना। 12 यूनिट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार हम लोग को ज्ञात करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्बन जो है इसका 12 यूनिट है परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार अभी हम लोग देख रहे थे, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार क्या होता है इसका? 16 होता है ना। यहाँ कार्बन कितना है? 1, है ना। तो एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, तो एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? 12 एक कम 12 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। 12 और 32 को जोड़े तो यहाँ पर क्या आएगा? 44 यूनिट इसका आंसर आएगा। 44 यूनिट क्या है? CO2 का अणुभार है। ठीक है, अब आगे देखो, यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 यूनिट है, ये था हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, पाठ के बीच का प्रश्न है ये, है ना। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है अमोनिया का अणुभार क्या होगा? अमोनिया का अणुभार पूछा गया है। अमोनिया का अणुभार, अमोनिया का अणुभार, है ना। तो अमोनिया का अणुभार क्या होता है? देखो अमोनिया का अणुभार यहाँ पर हम लोग को प्रश्न में ही दे दिया, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 यूनिट है ना। और अमोनिया क्या होता है? NH3। हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1 होता है, 1.008, तो मतलब एक ही मानते हैं उसको। 1 यूनिट मतलब क्या हो गया इसका अणुभार हाइड्रोजन का। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? एक नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो 1 × 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 3, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, तो 3 × 1, तो 1 और 14 का गुणा 14 हो गया, 3 और 1 का गुणा 3, 1 3, 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17 यूनिट जो होता है अमोनिया का अणुभार होता है। ये हमारा हो गया आंसर, है ना। इसमें आंसर था 44 यूनिट। ठीक, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के अणुभार की गणना कीजिए। तो आगे बोला गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हैं। आप भी अपने इसको देखने के बाद या फिर कैलकुलेट कीजिएगा खुद से अणुभार, परमाणु भार, और कम से कम जो शुरू के 30 परमाणु हैं उसके परमाणु भार तो आपको ज्ञात होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं वो, है ना। यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के अणुभार की गणना कीजिए। तो तीसरा हम लोग को निकालना है हाइड्रोजन का अणुभार। हाइड्रोजन का अणुभार हम लोग को ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का अणुभार देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? हाइड्रोजन हमेशा अणु में रहता है, मतलब H2। एक हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 एकम 2 यूनिट जो है हाइड्रोजन अणु का परमाणु भार होगा। तो यही आंसर है
तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न क्या है आपका? चौथा प्रश्न है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र के इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम लोग को किसके किसके इकाई द्रव्यमान की गणना करना है? इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। इकाई द्रव्यमान हम लोग को यूनिट मास कैलकुलेट करना है किसका? पहले तो Na2O का फर्स्ट, सेकंड है MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2 का, तीसरा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का, चौथा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग को निकालना है। क्या देखो सोडियम और ऑक्सीजन का बोला गया। सोडियम का देखो कितना है? सोडियम 2 सोडियम है। एक सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो कितने हो गए? 23 दूनी 46 और 16 कम 16 कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 62 यूनिट इसका आंसर आएगा। 62 यूनिट क्या आएगा? सोडियम ऑक्साइड का हम लोग का इकाई द्रव्यमान है ना। ठीक है, ये यूनिट है ना 62 यूनिट। अब देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, परमाणु द्रव्यमान होता है लगभग 24 से 25 के बीच होता है, इसका 24 होता है ना। तो एक ही है हमारे पास प्लस। क्लोरीन का तो 35.5 होता है ना। 2 है क्लोरीन, तो कितना हो गया? 24 और 1 का गुणा हो गया 24, 35 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 71। 71 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 95 यूनिट जो है हमारा आंसर आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब देखो आगे कैल्शियम क्लोराइड। तो एक कैल्शियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो परमाणु भार होता है 20 है ना, 20 और 1 प्लस क्लोरीन का फिर वही 35.5 और 2 क्लोरीन है तो गुणित 2 कर देंगे तो 20 और 1 का गुणा 20 प्लस 35 दूनी फिर 71 और 20 हो जाएगा 91 यूनिट जो है कैल्शियम क्लोराइड का हमारा इकाई द्रव्यमान। अब कैल्शियम ऑक्साइड का देखते हैं तो फिर कैल्शियम का होता है, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, कैल्शियम का 20 नहीं, यहाँ पर क्या होता है 40 होता है परमाणु द्रव्यमान। 20 तो परमाणु क्रमांक होता है तो यहाँ हो जाएगा 40 और 71, 40 और 71 कितना होगा? 111 यूनिट आएगा यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया था। अब देखो आगे ये इसका भी 40 होता है कैल्शियम का है ना, मिस्टेक हो गया। ऑक्सीजन का होता है 32, यहीं पर गड़बड़, ये ऑक्सीजन का यहाँ पर भी क्या आएगा? हाँ ये ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, सॉरी 16 होता है ना। तो 40 16 और 1 ही ऑक्सीजन गुणित 1 तो 40 से कम 40 प्लस 16 मतलब कि क्या होगा? 56 यूनिट इसका इकाई द्रव्यमान आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुपरमाणुक आयन, मतलब ऐसे आयन जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। बहुपरमाणुक आयन जो है उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुपरमाणुक आयन देखते हैं बहुपरमाणुक आयन के बारे में। तो बहुपरमाणुक आयन पॉलीएटॉमिक आयन्स है ना, इसके बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं ना। आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर पढ़े थे ना। आयनिक यौगिक जो होता है जल में घुलनशील होता है, मतलब जल में क्या हो जाता है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। और सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो है विद्युत का सुचालक होता है और सहसंयोजी यौगिक विद्युत का कुचालक हो सकता है। पिछले अध्याय में देखे थे हम लोगों ने। अध्याय
रासायनिक आबंधन है ना, इसमें हम लोगों ने देखा था सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, वह आयनित होकर सोडियम क्लोराइड को हम लोग जल में जब डालते हैं तो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है Na+ और Cl- में। ठीक है, तो यही है। इसका अर्थ यह है कि विलयन में Na+ के अतिरिक्त एक और, अब यहाँ पर बहुत सारे होते हैं जल में विलय होकर के अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया हमारा। अमोनियम क्लोराइड को जल में डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक है ना, तो आयनिक यौगिक है तो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। NH4+ प्लस Cl- अपने आयनों में विभक्त हो गया। वैसे ही हम लोग सोडियम सल्फेट को देखेंगे, Na2SO4 Na2SO4 है ना, 2Na+ प्लस SO4 2- है ना, ये हो गया। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें, CaOH2 को, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, Ca2+ है ना, और 2OH- धनात्मक और ऋणात्मक है ना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, 2Na+ प्लस CO3 2- है ना, इसमें क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, बहुपरमाणु आयन है, जो अमोनियम है और सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बोनेट है, अमोनियम है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है और कार्बोनेट है। ये क्या है, बहुपरमाणु आयन है। अब आयनों की संयोजकताएँ अलग अलग होती, कोई आयन एक संयोजी होता है, कोई आयन द्विसंयोजी होता है, तो कोई आयन बहुसंयोजी होता है। इसको देखते हैं। देखो, एक संयोजी आयन देखते हैं सबसे पहले। एक संयोजी मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है, जैसे Na+, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है ना, और जैसे Ag+ गोल्ड है ना, और यहाँ पर अमोनियम NH4+, अमोनियम आयन भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना लेता है। और ये तो धनात्मक हो गया। ऋणात्मक में देखें तो ब्रोमाइड होता है, Br-, इसको -1, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे ही होता है आयोडाइड, I-, आयोडाइड। ये जो ऋणात्मक आयन है सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं ना। और क्या होता है, HCO3-, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसके आगे है हाइड्रोक्साइड OH-, मतलब इसमें जो क्या होते हैं, वे आयन आते हैं जिस एक संयोजी में जिसका क्या होता है, संयोजकता एक होता है। या तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन कितना बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। वैसे ही द्विसंयोजी होता है ना, द्विसंयोजी जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, द्विसंयोजी है ना। तो द्विसंयोजी में कौन कौन सा आता है, Cu2+ हो गया, Zn2+ हो गया, Cu2+ हो गया, Zn2+ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं, धनात्मक आयन बना रहे हैं, मतलब Fe2+ हो गया, Mg2+ हो गया, Fe2+ और Mg2+, मतलब मैग्नीशियम आयन है ना। अब वैसे ही इसमें भी क्या होता है, ऋणात्मक आयन भी होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, H2O, मतलब ये H2-, ये होता है सल्फाइड आयन है ना। और CO3 2- होता है कार्बोनेट आयन। अभी देख रहे थे ना सोडियम कार्बोनेट वाले में, कार्बोनेट आयन होता है।
है ना। वैसे ही अब विसंयोजी हो गया, वैसे बहुसंयोजी भी होता है, 2 या 2 से 3 मतलब 2 से अधिक जिसमें होता है बहुसंयोजी कहला जाता है वो बहुसंयोजी। जो 2 या 2 से अधिक आयन ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं, जैसे कि क्या हो गया Al3+, एल्यूमिनियम का होता है ना परमाणु क्रमांक 13, तो 3 त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अब फॉस्फेट होता है PO4 3-, ठीक है। तो इस प्रकार से रासायनिक यह है बहुपरमाणुक आयन हमारे पास होता है ना। अब इसमें मूलक भी होते हैं कई। मूलक किसको बोलते हैं? जो धनात्मक आयन होता है ना, क्या होता है, आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सभी क्या है पूरा, ये सभी मूलक हैं। जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन जो दिख रहा है उसको, है ना। दो प्रकार का है, एक तो धनात्मक मूलक है ये सब पूरा, और ये जो इसके नीचे है वो क्या, सब ऋणात्मक मूलक है ना। तो धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं, जो क्षार से जो धन आयन प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं, है ना, क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक क्या होते हैं? क्षार से प्राप्त धन आयन, क्षार से प्राप्त धन आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक बोलते हैं, है ना, क्षारीय मूलक बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग किसको बोल सकते हैं क्षारीय मूलक? Na+ हो गया, NH4 हो गया, Ca2+, तो ये जो है क्षार से Na+ हो गया, ये है क्षारीय मूलक, है ना, क्षारीय मूलक है। NH4+ है, Ca2+ है, ये सभी क्या है? क्षारीय मूलक, क्योंकि ये क्षार से प्राप्त धन आयन है, ठीक है। वैसे ही अम्लीय मूलक होता है। अम्लीय मूलक किसको कहते हैं? जो अम्ल से प्राप्त ऋण आयन होता है, अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्या होता है? आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको वीडियो को रोक करके कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि पढ़ने में आसानी होगा। अम्लीय मूलक क्या होता है? अम्ल से प्राप्त ऋण आयन। अम्ल से प्राप्त ऋण आयन को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। अब अम्लीय मूलक, अम्ल से प्राप्त ऋण आयन कौन कौन से है? क्लोराइड होता है, Cl-, यहाँ नहीं लिखा हूँ क्या, Cl- जो होता है वो होता है क्लोराइड, है ना, अम्लीय मूलक होता है। क्या होता है? वो अम्ल से प्राप्त होता है। Na3- हो गया, है ना, नाइट्रेट, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ मैं, Na3- हो गया नाइट्रेट, ये भी क्या होता है? एक अम्लीय मूलक होता है। या SO4 2- हो गया, है ना, SO4 2-, सल्फेट, वो भी क्या होता है? अम्लीय मूलक। ये सभी क्या होता है? अम्ल से प्राप्त ऋण आयन होता है। तो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक इस प्रकार होते हैं। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद का। है ना, देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का टॉपिक। तो इसके आगे टॉपिक जो है वह हमारा बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। ऐसा यौगिक जिसमें बहुत सारे प्रकार के परमाणु होते हैं ना, है ना, बहुत परमाणु, उनका हम लोग रासायनिक सूत्र यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे
अमोनियम कार्बोनेट हो गया, है ना। तो अमोनियम कार्बोनेट देखो, अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3। तो NH4 और CO3 ये कैसे बनता है? NH4 और CO3, NH4 की संयोजकता कितना होता है? हम लोग देखें NH4 माइनस लिखा था ना, तो NH4 की संयोजकता होता है 1 और कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है? 2, है ना। ठीक है, तो ये NH4 प्लस होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 अमोनिया होगा तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए क्या बनता है? NH, ये संयोजकता इसके साथ लग जाता है NH4 और CO3 तो एक ही चाहिए, तो CO3 NH4CO3। तो अमोनियम कार्बोनेट इस तरीके से बनता है, ये हमारा अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे यौगिकों के बारे में है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, यहाँ पर संयोजकता आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग बता सकते हो कि बहुपरमाणु आयन किस प्रकार से। देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, किसका देख रहे थे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम है एक तो हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब इसकी संयोजकता कितना होता है? 2। और इसमें OH माइनस में कितना होता है? इसका संयोजकता 1, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, लेकिन ग्रहण करने वाला 1 होगा, तो बनेगा क्या? नहीं, 2 होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का तो 2 है, मैग्नीशियम के साथ क्या आ जाएगा? 1 Mg, और OH कितना चाहिए? 2, तो MgOH2। ऐसे मतलब इसकी संयोजकता को इसके साथ लगाना है, इसके संयोजकता को इसके साथ, है ना। मतलब मैग्नीशियम को में इसका संयोजकता लगाना है हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम का संयोजकता, तो MgOH2 जो है सूत्र होगा किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, तो इनको कैसे हम वो कर सकते हैं कि पहले तो यह तिरछा ऐसा बनाएंगे तीर के द्वारा, फिर उसके बाद हम लोग उसके अनुसार देख करके इसको बता सकते हैं ना। अब आगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना के बारे में पढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, मोल तो आप लोग जानते ही होंगे। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है मोल। जैसे द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है ना, विद्युत धारा का एम्पियर, वैसे ही मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक। तो मोल संकल्पना देखते हैं आगे। मोल संकल्पना मतलब मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या है? एक संख्या है ना। और इसकी कहानी की शुरुआत कब से हुआ? कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। जब रसायन का अध्ययन बहुत तेज़ी से हुआ, तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ ना। और 1799 में ये पता चला, क्या पता चला? 1799 में पता चला कि तत्व आपस में एक निश्चित मात्रा में क्रिया करते हैं, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। पहले यह निश्चित अनुपात भार के अनुसार ही पहचाना जाता था। फिर वैज्ञानिक गैर-लुसाक ने अनेक गैसों के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया। गैर-लुसाक बहुत ज़रूरी नाम है आप लोगों को। जो क्या किए हैं, अधिकतर अध्ययन इनका था, वो क्या था? गैस, गैसीय यौगिक हो गया या गैसीय अणु हो गया। ठीक, उन्होंने देखा कि निश्चित ताप और दाब पर सदैव गैस के आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ही क्रिया करती है। तो इसको अगर हम लोग सीधा सीधा बोल दें तो ये क्या बोलता है? सामान्य ताप एवं सामान्य दाब पर, है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर गैस का आयतन क्या होता है? 22 लीटर।
है ना। गैस का आयतन क्या होता है, 22 लीटर। 1 मोल के बारे में बता रहा है। 1 मोल गैस का आयतन 22 लीटर होता है और उसमें कणों की संख्या मतलब अणु परमाणु या आयनों की संख्या 1 मोल मात्रा बता रहा है। अगर 1 मोल आपके पास गैस है या कोई भी यौगिक या अणु परमाणु जो भी है, तो उसमें कणों का आयतन होगा 22 लीटर और कणों की संख्या होगी, कणों की संख्या कितना होगा यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 ये होगा, ठीक है ना। और इसको किससे दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, है ना। n0 से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। n0 से इसको प्रदर्शित करते हैं नॉट, है ना। तो यहाँ पर यही है, 1 मोल के बराबर होता है ये, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था इस अध्याय में, अध्याय 9 रासायनिक सूत्र और मूल संकल्पना में इतना ही था। अब आगे देखते हैं आपके पाठ जो है, अध्याय जो है, अध्याय के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं मिटा देता हूँ, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं अध्याय के अंत में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं। यहाँ सबसे पहले सही विकल्प चुनिए में पूछा गया है CH3OH का अणु भार होता है। पहला प्रश्न पूछा है CH3OH का अणु भार होता है। ना सही विकल्प का पहला प्रश्न। तो इसमें विकल्प दिया गया 32 यूनिट, 29 यूनिट, 25 यूनिट और 20 यूनिट। तो इसका आएगा आंसर 32 यूनिट, ठीक है। 32 यूनिट देखो एक होता है इसका अणुभार। कैसे होता है, ये हो गया कार्बन का 12 प्लस यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो इसके 3, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का 1। तो 32 और 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 16 हो गया 31, 31 और 1 32 यूनिट इसका आंसर आएगा, है ना। अब नेक्स्ट है क्षारीय मूलक होते हैं। क्षारीय मूलक के बारे में पढ़े थे ना। क्षारीय मूलक क्या होते हैं, वे धन आयन होते हैं जो क्षार से प्राप्त होते हैं, क्षारीय मूलक कहलाते हैं, है ना। और अम्लीय मूलक क्या होते हैं, वे ऋणात्मक आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं, अम्लीय मूलक। तो यहाँ क्या दिया गया, क्षारीय मूलक होते हैं। ऑप्शन आ दिया धनावेशित आयन। अच्छा, धनावेशित आयन ही होता है तो क्षारीय मूलक जो होता है धनावेशित आयन होता है। तो इसका उत्तर तो आ ही आएगा, धनावेशित आयन। क्षारीय मूलक क्या होते हैं, धनावेशित आयन। देखो ये जो प्रश्न के उत्तर है ना, चाहे पाठ के बीच के हो चाहे अंत के, इन सभी को मैं हमेशा की तरह कम्युनिटी सेक्शन में या तो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा इनके प्रश्नों के उत्तर। और जो पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हमारा फेसबुक पेज है उसमें भी मैं अध्याय 9 के प्रश्नों के उत्तर को डाल दिया हूँ। कम्युनिटी सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं या तो फिर फेसबुक पेज में जा कर के आप देख सकते हैं इनके प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर, है ना। और तीसरा जो है ये प्रश्न है, इसमें पाठ के अंत में सही विकल्प का तीसरा प्रश्न है, जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है ना। जिन आयनों पर, आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है, प्रश्न है ऋण आवेश होता है।
तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो ऑप्शन क्या है, ऋण आवेश होता है, तो ऑप्शन है धन आवेशित आयन होते हैं। अब ऋण आवेश धन आवेश कहाँ हो जाएगा, क्षारीय मूलक होते हैं, ऋण आवेश तो क्षारीय मूलक नहीं होते क्योंकि क्षारीय मूलक तो धनावेशित आयन होते हैं ना। तो अम्लीय मूलक होते हैं, हाँ ऋणात्मक आयन जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय मूलक। वे मूलक जो अम्ल से प्राप्त वे ऋणात्मक आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं अम्लीय मूलक कहलाते हैं। तो ऋणात्मक आयन ऋणावेशित आयन क्या होते हैं, अम्लीय मूलक। तो आंसर इसका क्या आएगा, स अम्लीय मूलक। है ना। अब चौथा प्रश्न है सही विकल्प का कि एवोगैड्रो संख्या का मान है, अभी लिखा था मोल संकल्पना पढ़ रहे थे, एवोगैड्रो संख्या का मान है। तो एवोगैड्रो संख्या का मान है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन 6.022 × 10⁻23 और है यहाँ पर 6.022 × 10⁻22। तो यही आंसर है, बा आंसर है इसका। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10⁻22 होता है एवोगैड्रो संख्या। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, इसको मैं मिटा देता हूँ। पांचवा, 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, अभी पढ़े थे। इसमें ऑप्शन दिया है 22.4 लीटर, है ना। ऑप्शन दिया 22.4 लीटर, तो यही आएगा 22 लीटर, मैंने वहाँ पर लिखा था। तो ऑप्शन ब इसका आंसर आएगा। पहले तो प्रश्न क्या है, 1 मोल गैस का आयतन, 0 डिग्री सेल्सियस ताप और दाब 1 वायुमंडलीय, तो गैस का आयतन, कितना होता है, आंसर आएगा 22.4 लीटर। ठीक है। और कणों की संख्या बोलता 6.022 × 10⁻22 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमें प्रश्न पूछा गया, खाली स्थान यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। खाली स्थान यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। ठीक है। कौन सा यौगिक होता है, आयनिक, क्योंकि सहसंयोजी यौगिकों का क्या होता है, अणुभार होता है ना। तो पहला का आंसर आएगा खाली स्थान का ये। अब ये पूछा गया अणुभार C12H22 O11 का अणुभार खाली स्थान है। तो यहाँ देखो कार्बन का होता है, एक कार्बन का कितना होता है, 12। ठीक है। एक कार्बन का कितना होता है, 12। तो यहाँ 12 कार्बन है, 12 × 12 144। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 22 हाइड्रोजन है, 22 हो गया। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 11 करना पड़ेगा, 16 1 16, हासिल 1 16 1 16 1 17 हो गया, तो 176 इसका हो गया। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 342। तो आंसर आएगा 342 इसका अणुभार होगा। ठीक है। अब आगे PO4 3- आयनों में तत्वों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। PO4 3-, अच्छा, PO4 3- में आयनों की संख्या, खाली स्थान है, तो ये तो दिख रहा है कितना है, एक तो फास्फोरस है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो दो ठोका यहाँ पर आयन है ना।
यहाँ पर सॉरी आयन लिख दिया मैं, तत्व पूछा है ना, तत्वों की संख्या। आयन तो यहाँ 3 है, 3 माइनस है, तत्वों की संख्या। ठीक है, तो ये है। आगे खाली स्थान देखते हैं, चौथा, इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है एक मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या किसी भी का 1 मोल में। अब यहाँ पर 1 मोल कार्बन का बात किया गया, लेकिन किसी भी तत्व के 1 मोल में फिक्स रहता है संख्या। 1 मोल कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन में परमाणुओं की संख्या खाली स्थान है। तो क्या होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 22, ये होगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 मोल जल का भार। 1 मोल जल मतलब उसका क्या होगा, जल का अणु 1 ही होगा, है ना। 1 मोल इसको निकाल भी चुके हैं, 1 मोल इसी वीडियो में पीछे देखेंगे। तो 1 मोल जल का भार खाली स्थान है। अब जल होता है H2O, देख लो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 6 16 सॉरी, तो 2 और 16 कितना हो गया, 18 होगा। इसका परमाणु भार 18 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर में आते हैं। तो अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं। तो अम्लीय मूलक किसको बोलते हैं, अम्ल से प्राप्त, अम्ल से प्राप्त करें आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, हम लोग जल में घोल देंगे तो आयन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, क्षार को भी जल में घोल देंगे तो धनात्मक आयन आएगा, वो क्षारीय मूलक हो जाएगा। तो बहुपरमाणु का आयन किसे कहते हैं, है ना। तो ऐसे परमाणु जिनका कुल आवेश विद्यमान होता है, ऐसे परमाणुओं का ऐसा समूह जिनका कुल आवेश विद्यमान हो। हम लोग देख लेते थे एक परमाणु का आयन होता था यहाँ पर, तो जैसे NH4 माइनस, तो इसमें 2 परमाणु हैं, उसका एक साथ आयन क्या है, माइनस, तो इसी को बोलते हैं बहुपरमाणु का आयन। ये सब का आंसर मैंने कम्युनिटी सेक्शन में और फेसबुक पेज में पोस्ट कर दिया, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो और बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो हम लोग जो सहसंयोजक यौगिकों के लिए अणुभार निकालते हैं, परंतु आयनिक यौगिकों के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। तो यह संयोजकता जो मैंने अभी पढ़ाया उसके बारे में, अणुभार ज्ञात करने का आपको कैलकुलेशन बता ही चुका हूँ कैसे निकालते हैं, और ये सब का उत्तर मैंने पोस्ट कर दिया, तो आप वहाँ से जा करके इन सब का आंसर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इन सभी के प्रश्नों का उत्तर ज़रूर हमारे कम्युनिटी सेक्शन में और फेसबुक पेज में जा करके देखिएगा, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उस समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर बताइए जो भी आपको समझ ना आ रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और विज्ञान पढ़ने में व्यस्त रहिए।